We had already discussed translation, and I will be discussing reflection in this class. And the book is, yes, मैं copy में start कर देता हूँ. The book is D2 and the page number is 235. So what is basically reflection? रिफ्लेक्शन है क्या? देखिए, रिफ्लेक्शन में आप अपने आसपास ऐसी बहुत सारी चीजें देख सकते हैं जिसके अंदर आपको रिफ्लेक्शन नजर आएगी. जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर आप कर्टेन को देखें तो नॉर्मली कर्टेन होता कैसा है? तो कर्टेन के अंदर आपको रिफ्लेक्शन नजर आएगी. और अगर मैं आपसे पूछूं कि लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सी है तो आप बता सकते हैं कि भाई ये जो है मेरी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है, क्योंकि इसका राइट और इसका जो लेफ्ट है वो सेम नजर आ रहा है आपको. इसी तरीके से अगर आप डोर की मिसाल लें तो डोर में अगर हम कुंडी के बगैर बात करते हैं, जो आपका गेट होता है, तो आप देख सकते हैं कि जो आपका डोर होता है जहाँ से गाड़ी दाखिल होती है वो ऐसे होता है. यहाँ पर जो है वो कब्जे लगे होते हैं. और यहाँ से अगर आप मुझसे पूछो कि आपकी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सी है तो वो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर है, क्योंकि इसका राइट और इसका जो लेफ्ट है वो बिल्कुल सेम पड़ा हुआ है. इसी तरीके से हम कबर्ड्स देखते हैं. कबर्ड के अंदर भी यही होता है कि एक तरफ से जो है वो कब्जे लगे होते हैं, यहाँ पर के हैंडल होता है, और इसी तरीके से यहाँ पर जो है वो कब्जे लगे होते हैं, यहाँ पर जो हैंडल होता है. तो यहाँ पर जो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है वो भी ये रही. ठीक है जनाब. रिफ्लेक्शन का ताल्लुक सिमेट्री से होता है. ठीक है. अच्छा जी, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन समझ में आ गई कि लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होती है. रिफ्लेक्शन की बेसिक क्लियर है कि रिफ्लेक्शन होती क्या है. यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको? काइंडली चैट पे लिख दीजिए अगर क्लियर है तो. आवाज आ रही सबको मेरी? अच्छा जी, कुछ हमारे पास रिफ्लेक्शन के कुछ पॉइंट्स हैं कि जनाब अगर ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो आपको पता है कि इसके जो ऊपर है और जो इसके जो नीचे है वो सेम होगा. तो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन सीधी भी हो सकती है, टेढ़ी भी हो सकती है, मतलब हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है, स्लांट भी हो सकती है. रिफ्लेक्शन के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, आपको मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट होना चाहिए. मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको याद है जनाब, x1 प्लस x2 अपॉन 2 होता है, कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2 होता है. फिर आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि x इक्वल्स टू सी और y इक्वल्स टू सी का कॉन्सेप्ट. x इक्वल्स टू सी अगर आपको याद है तो ये ऐसी लाइन होती है जो कि पैरेलल होती है y एक्सिस के, और जनाब ये ऐसी लाइन होती है जो कि पैरेलल होती है x एक्सिस के. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने क्लास 8 में या 9 में ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी. ठीक है. अब फॉर सपोज
मैं आपसे कहूँ जनाब, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर भी वो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करेगा। तो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से ये जितना भी डिस्टेंस है इसका डिस्टेंस भी सेम होगा। यार जरूरत समझे तो लिख लीजिएगा, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। ये जो साइड में फॉर्मूले वगैरह लिखे हैं ये जरूर लिखने हैं। ये जो रेड लाइन मैंने अभी ड्रॉ की है इससे ऊपर वाला नोट भले ना करें, लेकिन इससे नीचे वाला सब नोट करेंगे क्योंकि वो काम की चीज है। ठीक है। लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से जो चीज जितना दूर एक तरफ है दूसरी तरफ भी उतना ही दूर होनी चाहिए। ये बात क्लियर हो गई? भाई अभी जहाँ करना है करो, लेकिन नई कॉपी में होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है बेटा? कोई इशू यहाँ तक? नोट कर लिया यहाँ तक? अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ जाऊँ। ओके, आई एम मूविंग ऑन। ठीक है जनाब, कुछ हमारे जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स हैं वो ज़रा मैं आपको बता दूं। ये है जनाब हमारे पास वाई एक्सिस, और जनाब ये है हमारे पास एक्स एक्सिस। सो फॉर सपोज वी हैव अ लाइन एट एक्स इक्वल्स टू 5, क्योंकि ये जो है वो 5 के बराबर। सो फॉर सपोज अगर मैं आपको एक पॉइंट दूं 7,4, सो वी नो दैट 7,4 फॉर सपोज यहाँ पर दिया हुआ है। तो 7,4 का मतलब हमें ये बात पता है कि अगर मैं यहाँ देखूंगा तो ये जो है वो 7 है, और अगर मैं यहाँ देखूंगा तो ये जो है वो 4 है। ये बात तो सबको पता ही है। ठीक है जनाब। अब अगर ये 7 है तो हमें ये बात पता है कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये 2 यूनिट। तो अगर मैं करूँ रिफ्लेक्शन, इसको इधर मैं क्या कर रहा हूँ, रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ। सर समझ नहीं आ रहा डब्लू, वापस एक्सप्लेन कर दें प्लीज। बेटा एक एक्स एक्सिस है एक वाई एक्सिस है, ये बात पता है आपको, समझ में आ गई?
दो हजार है, एक एक्स एक्सिस है एक वाई एक्सिस है, ये बात आपको पता है, समझ में आ गई। प्लीज रिप्लाई। ठीक है जनाब, ये मैंने x इक्वल्स टू 5 की लाइन बनाई क्योंकि ये 5 से पास कर रहा है, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद बेटा मैंने एक पॉइंट लिया 7,4। तो 7,4 जो पॉइंट है, इसका मतलब x एक्सिस पे ये 7 पे और y एक्सिस पे ये 4 पे मौजूद है। क्या ये बात समझ में आ गई? उसके बाद मैंने ये बताया कि जनाब लाइन से पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो 2 यूनिट्स के बराबर है, ये बात समझ में आ गई। क्योंकि वो 5 पे था, ये 7 पे है, तो 5 से लेकर 7 तक 2 यूनिट होते हैं, ये बात समझ में आ गई। तो अगर मैं इसको रिफ्लेक्ट करूंगा, तो अगर वो सीधे हाथ पे 2 यूनिट दूर था, तो अब ये उल्टे हाथ पर 2 यूनिट दूर होगा। तो जनाब जब ये उल्टे हाथ पर 2 यूनिट दूर होगा, तो 5 से 2 कम करेंगे। तो हम 5 से 2 कम करेंगे, तो मुझे बताएं कि जो न्यू पॉइंट बनेगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ये जो एक्स पे कट करेगा, ये जो एक्स पे पोजीशन देगा वो कितनी देगा, 3 देगा। जबकि वाई कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं आएगा, तो जनाब ये हो जाएगा 3,4। ये बात समझ में आ गई। तो इसका क्वेश्चन कैसे आ सकता है? तो मैं लिख सकता हूँ कि 7,4। बात समझ में नहीं आई दुआ आपको? ये आखिरी चीज एक बार और एक्सप्लेन कर। देखो बेटा, वाई कोऑर्डिनेट तो चेंज ही नहीं हुआ ना, सिर्फ और सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हुआ है। जो सीधे हाथ पर 2 यूनिट दूर था, अब वो उल्टे हाथ पर 2 यूनिट दूर हो गया। जब 5 से 2 यूनिट सीधे हाथ पे देखता हूँ तो 7 है। जब 5 से 2 यूनिट उल्टे हाथ पर देखूंगा तो वो 3 हो जाएगा। बात समझ में आ गई दुआ? तो वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हुआ, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हुआ। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो इसका सवाल कैसे आ सकता है कि 7,4 इज रिफ्लेक्टेड अगेंस्ट, डायग्राम वायग्राम कुछ बनी नहीं आएगी, रिफ्लेक्टेड अगेंस्ट x इक्वल्स टू 5। व्हाट आर द न्यू कोऑर्डिनेट्स? बात समझ में आ गई सबको? इस तरीके से सवाल बनेगा इसका। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जनाब, यहाँ तक समझ में आ गई बात कि पिक्चर ले लें ताकि अगले सवाल पे जाऊं? ठीक है, आई एम गोइंग फॉरवर्ड। तो जनाब फिर से हमारे पास, जी बिल्कुल कॉपी करना है बेटा, पूछ क्यों रहे हो? जनाब ये है हमारे पास एक्स एक्सिस, और जनाब ये है हमारे पास वाई एक्सिस। क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द new coordinates when -1, 3, no, 1, -3 is reflected against y is equals to 3। देखिए, आप इसको डायग्राम के बगैर भी कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं आपको डायग्राम में समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले y इज इक्वल टू 3 की लाइन बनाए, तो जनाब हमारे पास
सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले y इज इक्वल टू 3 की लाइन ड्रॉ करनी है। तो जनाब मैंने y इज इक्वल टू 3 की लाइन ड्रॉ कर दी। y इज इक्वल टू 3 जो है वो पैरेलल टू x एक्सिस बनता है, क्योंकि जनाब हमें ये बात पता होनी चाहिए कि x एक्सिस में y इज इक्वल टू 0 होता है और y एक्सिस पे x इक्वल टू 0 होता है। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू 3 जो है वो 3 से पास करेगी y एक्सिस पे और पैरेलल बनेगी x एक्सिस पे। ठीक है। अब हमें कोऑर्डिनेट बनाना है 1, -3 का। तो देखिए 1, -3 जो है हम प्लॉट करेंगे। तो 1, -3 का मतलब है कि ये जो है वो 1 हो गया और जनाब यहाँ पर जो है वो -3 हो गया। तो ये हमने पॉइंट जो है वो प्लॉट किया। अब हमें अगर इस लाइन के अगेंस्ट रिफ्लेक्ट करना है इस पॉइंट को, तो अभी ये लाइन के नीचे है, तो हमें कहाँ लेके जाना है, लाइन के ऊपर लेके जाना है। तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे जनाब कि ये पॉइंट कितना दूर है। हमें बताइए कितना दूर है। 6 यूनिट दूर है, बिल्कुल सही बताया आपने। तो इसका मतलब जब मैं इसको रिफ्लेक्ट करूंगा उस तरफ, तो अभी भी इसको 6 यूनिट ही दूर होना चाहिए, क्योंकि लाइन के नीचे अगर 6 यूनिट था तो अब इसको लाइन के ऊपर भी 6 यूनिट होना पड़ेगा। तो मुझे बताएं कि 3 से 6 यूनिट नीचे था तो कितना था, -3। तो 3 से जब 6 यूनिट ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जनाब 9। तो हमारे पास जो न्यू कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा जनाब 1, 9, जबकि ये हमारे पास था 1, -3। बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब एक और बात समझ में आनी चाहिए आपको कि मिड पॉइंट ऑफ ए ए डैश, मिड पॉइंट ऑफ ए ए डैश lies on line of reflection and a a dash is perpendicular to line of reflection। बात समझ में आ गई ये वाली, कि जो ए ए डैश है, ए ए डैश से मुराद क्या है, वेयर ए जो है वो क्या है, पॉइंट है बिफोर रिफ्लेक्शन, और ए डैश क्या है, पॉइंट है आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब समझ में आ गई बात। तो इसका मतलब ये जो है वो था ए पॉइंट और ये था हमारे पास ए डैश पॉइंट। तो जनाब ये जो हमारा पॉइंट है यहाँ पर, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एम पॉइंट, जिसको मैं मिड पॉइंट कह रहा हूँ। बात समझ में आ गई अब। अब बात समझ में आ गई सबको, क्लियर है। सर ये बार क्यों है, बार का मतलब बेटा लाइन होता है, लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए से ए डैश तक की जो लाइन है उसकी बात हो रही है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया भाई सबको। देखो बेटा कॉन्सेप्ट बनाओगे तो सवाल हलवे तरीके से हल हो जाएगा। मैं अभी आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जनाब, आगे बढ़ते हैं।
अब मैंने आपसे कहा कि इफ 1, -3 is changed to 1, 9 after reflection, find the equation of line of reflection। तो अब आपने क्या, अब जरा आप बात को समझे। देखिए आपने ये करना है कि सबसे पहले मैंने अज्यूम किया कि लेट एल बी द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। भाई एल जो है वो क्या है, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा देखें, जो हमारा प्रीवियस पॉइंट है वो होता है ए पॉइंट, तो जनाब ये हो गया ए पॉइंट। जो न्यू पॉइंट होता है वो होता है ए डैश। अब हमें ये बात पता है कि जनाब इक्वेशन जो है ऑफ लाइन वो होती है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक चाहिए होता है m, एक चाहिए होता है c। सबको ये बात पता है कि m जो है वो ग्रेडियंट होता है और c जो है वो y इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, अब अगर हम m की बात करें तो हमें ये बात पता है कि लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन परपेंडिकुलर होती है ए डैश के। तो देयरफॉर मैं ये कह सकता हूँ कि ग्रेडियंट ऑफ लाइन जो है वो -1 ग्रेडियंट होगा ए डैश का। क्योंकि ये बात हमने पढ़ी है, क्या पढ़ी है, कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो m2 बराबर होता है -1/m1 के। और याद रखें कि m जो फॉर्मूला होता है वो होता है y2 - y1/x2 - x1। ठीक है जनाब। हरीश कुछ पूछना चाह रहे हैं, पूछें। हाथ रेस किया आपने, अच्छा हटा दिया। तो यहाँ तक बात क्लियर है कि लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो ए डैश के हमेशा परपेंडिकुलर होती है जब भी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन की बात होगी। तो क्या ये बात क्लियर हो गई सबको? सर ये वाला वापस समझा दें। देखो बेटा, मैंने क्या क्या बताया जरा मैं रिपीट करूँ। मैंने ये बताया कि एल जो है वो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है एल। ठीक है, और ए जो है वो पॉइंट है जिसको रिफ्लेक्ट कर दिया गया है, और ए डैश वो है जो आफ्टर रिफ्लेक्शन बना है। ठीक है, तो याद रखें कि हमारे पास जो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है, किसी भी लाइन की इक्वेशन जो जनरल फॉर्म में होती है वो होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सो हमने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी सपोज कर लिया। उसके बाद हमें ये बात पता है कि लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो ए से ए डैश के परपेंडिकुलर होती है। ये बात जिंदगी भर याद रखिएगा। जो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है वो ए से ए डैश तक की लाइन के परपेंडिकुलर होगी। अगर ये परपेंडिकुलर होगी तो बेटा याद रखें ग्रेडियंट जो है, जी बेटा दुआ बोलिए क्या हुआ, नहीं समझ आ रहा। बेटा क्या आपको ये बात पता है कि ए क्या है, दुआ? और क्या आपको ये पता है कि ए डैश क्या है? क्या आपको ये पता है कि लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? बेटा जरा यहाँ पर आप इस डायग्राम को देख लीजिए। इस डायग्राम के अंदर ए और ए डैश को देख लीजिए और लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन को देख लीजिए। क्या ए से ए डैश तक की जो लाइन है वो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के परपेंडिकुलर है या नहीं?
ए से ए डैश तक की जो लाइन है वो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के परपेंडिकुलर है, और ए से ए डैश का जो मिड पॉइंट है वो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन पे लाई करता है। तो जनाब अब हमारे पास आते हैं हम वापस कि जनाब जो लाइन है वो परपेंडिकुलर होगी ए ए डैश के, ये बात सबको समझ में। देखो बेटा, अगर परपेंडिकुलर है तो जो इसका ग्रेडियंट है लाइन का वो बराबर होगा -1 अपॉन ग्रेडियंट ऑफ ए ए डैश। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं तो जो दूसरे का ग्रेडियंट है वो पहले के ग्रेडियंट के -1 अपॉन होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 8 क्लास 9 में ये चीज़ें आपने पढ़ी हैं, अगर नहीं पढ़ी हैं तो काइंडली रिवाइज कर लीजिए। और ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्या ये बात सबको क्लियर है? क्या यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई? क्या यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर निकालूंगा ग्रेडियंट किसका, ए ए डैश का। तो जनाब मैं यहाँ पर a यूज करूंगा x1 y1 जो कि है मेरे पास 1, -3, और मैं a डैश यूज करूंगा x2 y2 जो कि है मेरे पास 1, 9। ठीक है जी। और इसको जब यूज करूंगा तो मैं यहाँ पर ग्रेडियंट का फॉर्मूला लिख देता हूँ दोबारा। ग्रेडियंट का फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो जनाब ये हो जाएगा 9 - -3 डिवाइडेड बाय 1 - 1। तो जनाब ये आ जाएगा 12/0। तो इसी तरीके से अब अगर मैं ये बात आपको बता चुका था कि ग्रेडियंट ऑफ लाइन जो है वो -1 अपॉन ग्रेडियंट ऑफ एम ए ए डैश होगा। समथिंग अपॉन 0 को हम इन्फिनिटी लिख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर -1 अपॉन इन्फिनिटी लिखूंगा तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी जो है बेटा वो 0 होता है। तो ग्रेडियंट ऑफ लाइन आ गया मेरे पास। सबको क्लियर है बेटा यहाँ तक? तो जनाब लाइन की जो इक्वेशन थी हमारे पास, सर रिपीट बेटा, m हमने निकाला ए ए डैश का y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 के फॉर्मूले से, वो आया जनाब इन्फिनिटी। लाइन का स्लोप था -1 अपॉन एम ए ए डैश। हमने यहाँ पर इन्फिनिटी पुट कर दिया। जब हमने इन्फिनिटी पुट किया तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है। क्लियर हो गई बात? इक्वेशन ए थी y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो अगर मैं m की जगह पर 0 पुट कर दूं तो जनाब ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू सी। उसके बाद हमें पता है कि m जो है वो मिड पॉइंट है a और a डैश का। तो मिड पॉइंट का अगर मैं यहाँ फॉर्मूला यूज करूंगा तो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा m पॉइंट। तो जनाब ये मिल गया मुझे 1, 3। तो सिंस 1, 3 लाइज ऑन L, तो पुट करेंगे x इक्वल्स टू 1 और y इज इक्वल्स टू 3। तो ये हो जाएगा जनाब y इज इक्वल्स टू 3 था, तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू c, जिसको हम लिख सकते हैं कि c इज इक्वल्स टू 3। दोबारा से समझ लें। देखो बेटा, जो ए ए डैश का मिड पॉइंट है वो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन पे लाई करता है।
तो मैंने ए और ए डैश का मिड पॉइंट निकाल लिया। जब वो मैंने मिड पॉइंट निकाला तो उसको लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन की इक्वेशन में पुट कर दिया। लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन की इक्वेशन ये रही, y इज इक्वल टू सी। तो जब मैंने उसके अंदर y की वैल्यू पुट की 3 के बराबर, तो मेरे पास c आ गया 3 के बराबर। एट लास्ट मेरे पास जो इक्वेशन बनी वो बनी y इज इक्वल टू 3, जो कि मेरी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है। कोई चीज अनक्लियर है तो काइंडली पूछ लीजिए। तो जब भी आपको न्यू पॉइंट और ओल्ड पॉइंट दिया जाएगा तो इस तरीके से आप लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन निकालेंगे। सर दोबारा प्लीज, कहाँ से बताऊं हाशिम? y इज इक्वल टू 3 कैसे आया बेटा? y इज इक्वल टू था c। मिड पॉइंट की वैल्यू थी 1,3। जो भी मिड पॉइंट की वैल्यू होगी वो हमेशा लाइन में पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम x इक्वल टू 1 पुट करेंगे और y इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे, तो उससे हमें c की वैल्यू मिल जाएगी। जो भी c की वैल्यू मिलेगी यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? सबको क्लियर है जनाब? ठीक है। अब इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को होमवर्क जो है वो ग्रुप पे डाल दूंगा। इसकी वीडियो जो है वो यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा।